चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पॉलिनोमियल्स हम पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने पॉलिनोमियल की टाइप्स में एक टाइप पढ़ी थी पॉलिनोमियल की, जैसे हम बोलते हैं सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल। तो यही पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ अ सेकंड डिग्री। पॉलिनोमियल ऑफ अ सेकंड डिग्री इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने पढ़ा था वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है और यहां पर कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये है a नॉट इक्वल टू 0। अगर यहां पर ये 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो x स्क्वायर वाली टर्म है ये पूरी ही एलिमिनेट हो जाएगी और ऐसे केस में ये पॉलिनोमियल रह जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा जब इसकी डिग्री 2 हो और ये जरूरी है इस कंडीशन में कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन में केवल एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे, लिखिए पॉलिनोमियल ऑफ अ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड डिग्री का जो पॉलिनोमियल है, इसी पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी जनरल फॉर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां तक मैं नहीं समझता किसी का कोई डाउट होगा। जितना हमने पढ़ लिया है डेफिनेशन, इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी से, पहले हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे जो लॉजिक्स आते रहेंगे वो भी आपको बताते रहेंगे। तो जनरल फॉर्म हो गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इक्वेशन में जब तक x स्क्वायर रहेगा, इक्वेशन में जब तक आपको सेकंड डिग्री दिख रही है तभी तक वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। पॉलिनोमियल में हमने ये भी पढ़ा था इसके ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोलिक शेप में बनेगा जो कि ऊपर की तरफ ओपन होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, जो ऑलरेडी पॉलिनोमियल में पढ़ा जा चुका है। तो अभी फिलहाल केवल यही डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के बेसिस पर हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। निकाल लीजिएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। और इस वाली एक्सरसाइज में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी या नहीं होंगी। अब जैसे मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, यहां पर हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके स्क्वायर को ओपन कर लिया है ना। यहां पर ये 2x कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस इक्वेशन में जो इक्वेशन बनी है यहां पर हमें डिग्री 2 विजिबल हो रही है, तो इसीलिए ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहां पर डिग्री 2 विजिबल हो रही है इसीलिए ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्लियर है सभी को? हाँ बोलिए। ये बेटा x प्लस 1 का स्क्वायर गिवन था तो इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे ना।
वो स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन दे रखी है उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा क्वाड्रेटिक है या नहीं। आगे मूव करें हम बेटा, तो बहुत सारे पार्ट दिए हैं रैंडम ऑर्डर में, कुछ पार्ट्स को हम यहां पे कवर कर लेते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है इसे भी कवर करके देखते हैं। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और जो इक्वेशन बनी है यहां पर भी डिग्री 2 विजिबल हो रही है, इसीलिए ये वाली इक्वेशन भी कहलाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बेटा या नहीं? नाउ एक थर्ड वाला पार्ट हो जाए, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके बताइए यहां पर क्या इक्वेशन मिलने वाली है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगाना है, यहां पे प्रोडक्ट करना है। तो सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। मैंने सीधे सॉल्व करके लिख दिया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यहां पर क्योंकि दोनों साइड में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी यहां पर एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं होगी। और कंडीशन हमने पढ़ी थी, जनरल फॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, ये जीरो नहीं होगा। यहां पर एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म विजिबल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ जो भी है, मैंने उसे आगे सॉल्व नहीं करा। और कितना आ रहा है x, नहीं यार ये 2 को भी तो सॉल्व करोगे। अच्छा वो डिवाइड कर दिया, चलो जितना भी आ रहा है उसे छोड़ो। अब यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मैंने इसे आगे सॉल्व नहीं करा है। और जब एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहने वाली बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को कवर कर लें बेटा। एक हम ऐसा करते हैं, सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ पार्ट, इसे कवर कर लेते हैं। हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक दो पार्ट्स और करा देते हैं ना, काफी सारे पार्ट्स हैं। सिंपल सा है ये केवल डेफिनेशन को समझने के लिए है, क्वेश्चन और कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहां पर ये हमने एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर लिया। कैंसिल करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, तो यहां पर जो ये इक्वेशन बनी है ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, नॉट क्वाड्रेटिक। तो मैं समझता हूं इतने पार्ट्स काफी हैं कंसेप्ट को समझने के लिए। डिग्री सॉल्व करने के बाद अगर x की डिग्री 2 रह जाती है तब इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। फिर से देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अभी हमने बहुत सारी कवर की हैं, थर्ड चैप्टर में और सारी आ गई। पढ़िए बेटा सेकंड क्वेश्चन, क्या करना, हेडलाइन ना बेटा क्यों होगा,
अगर डिग्री 3 होती है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री। जब तक डिग्री 2 रहेगी, डिग्री 2 अगर होगी तभी वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की हमने हेडलाइन पढ़ी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करने का मेथड क्या होता है वो इसके आगे आने वाला है। यहां पर हमें केवल रिप्रेजेंट करना है। पढ़िए इसका फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 meter square, length of the plot is 1 more than twice its width. We need to find the length and width of the plot. तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ के ये हमें मालूम हुआ जो लेंथ यहां पर है वो हमें गिवन है। लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? 1 more than twice the width। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम यहां पर रेक्टेंगुलर प्लॉट की विड्थ को x मान लेते हैं तो इस कंडीशन में लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2x + 1, क्योंकि हमें गिवन है लेंथ इज 1 more than twice the width, विड्थ के 2 टाइम्स से 1 ग्रेटर। अब हमें सिंपली यहां पर एरिया गिवन है 528 और सभी को मालूम है रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, L × B करेंगे तो ये एरिया के इक्वल आएगा जो 528 गिवन है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 2x² + x - 528 = 0। क्लियर बेटा? हमें केवल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने का मेथड अभी एनसीईआरटी में आगे आने वाला है, जब पढ़ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। नाउ ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसके और पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का यहां पर प्रोडक्ट गिवन है। अगर हम एक इंटीजर को यहां पर x से डिनोट कर लेते हैं तो दूसरा कितना होना चाहिए? अदर कितना होगा? कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है? सक्सेसिव, यानी जो नेक्स्ट होगा दैट इज x + 1। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x × x + 1 मल्टीप्लाई करके 306 आएगा। बना दीजिए इक्वेशन x² + x - 306 = 0। मैं नहीं समझता, कोई डाउट किसी को यहां पर होना चाहिए। नाउ थर्ड पार्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. Product of their age 3 years from now will be 306 और एज को फाइंड करना है या इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो यहां पर कंडीशन क्या दे रखी है, किसकी एज को हम यहां पर x एज्यूम करें जिससे कि हम दूसरी की एज को निकाल पाए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, रोहन्स मदर इज इतने ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब है रोहन के मदर की एज गिवन है, तो हमें यहां पर किसकी एज को x मानना पड़ेगा। तो रोहन की प्रेजेंट एज, ध्यान रखिए जब भी हम एज वाले क्वेश्चन करते हैं प्रेजेंट एज को ही एज्यूम करा जाता है। तो यहां पर हमने रोहन की प्रेजेंट एज को x मान लिया, तो रोहन के मदर की एज कितनी होगी प्रेजेंटली? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन द रोहन, तो मदर की एज कितनी हो गई? x + 26। अब जो इक्वेशन हमें दे रखी है आगे बेटा, उस इक्वेशन में क्या दिया है, कौन सी कंडीशन दी है? फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद।
तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा आफ्टर 3 ईयर दोनों की एज होगी क्या। आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स बाद रोहन की एज बेटा कितनी हो जाएगी, और रोहन के मदर की एज, सिंपल सी बात है। और अभी हमने बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को कवर करा है लीनियर इक्वेशन में, और यहां पर भी कंडीशन वही है। देखिए इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका वही है, सारी प्रॉब्लम वही है। बस यहां पर क्या होगा, उस वाले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में क्योंकि डिग्री 1 थी, यहां पर डिग्री जो है लास्ट में आपको 2 मिलेगी, केवल इतना सा डिफरेंस है। तो 3 साल बाद दोनों की एज का हम प्रोडक्ट करते हैं, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29, तो हमें दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना मिलता है, बताइए कितना गिवन है इसमें एनसीईआरटी में, 360। मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन को फॉर्म कर लें, मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी। फाइनल इक्वेशन बताएंगे बेटा कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273। तो बताइए यहां तक जो हमने क्वेश्चनों को कवर करा, इसमें किसी का कोई डाउट है? वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। 306 है बेटा, नहीं मेरी एनसीईआरटी में 360 गिवे 360 है बेटा। हाँ हो सकता है। तो आप 360 जो दिया है एनसीईआरटी में, इसके बेसिस पे ही सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। इतना ही आ रहा है ना, तो सही है। हो सकता है एनसीईआरटी में मिसप्रिंट हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ना। अब आ गए हैं 4th वाले पार्ट में। पढ़िए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं जो ये दिया हुआ है। ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इतनी डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करा जाता है। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो उस कंडीशन में जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा 3 आवर मोर। तो यहां पर जो हमें दिया है टाइम 3 आवर्स मोर लगेगा। ये किससे मोर लगेगा? जो इनिशियल टाइम था, जो ओरिजिनल टाइम था, उससे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। हमारे पास यहां पर डिस्टेंस है और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, और हमें यहां पर जो रिलेशन दिया है वो टाइम का दिया है कि टाइम इतना कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, जो भी है। तो डिस्टेंस गिवन है और रिलेशन टाइम का दिया है। इसका मतलब है अगर हम स्पीड को यहां पर कुछ मान लेते हैं तो हम टाइम को निकाल पाएंगे। तो हमने क्या करा, यहां पर जो ओरिजिनल स्पीड है इस स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब बेटा जो डिस्टेंस यहां पर हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 480 किलोमीटर। तो हमें ये फाइंड करना होगा ओरिजिनल टाइम, मतलब इतनी डिस्टेंस को कवर करने में x की स्पीड से टाइम कितना लगेगा। तो इस वाले केस में जो टाइम आएगा, ये टाइम कितना आना चाहिए? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो टाइम आ गया ओरिजिनल टाइम जब स्पीड x थी। अब हमें दिया है स्पीड जो है वो रिड्यूस हो गई। कितनी रिड्यूस हो गई? 8 किलोमीटर पर आवर। तो लिखिए इफ स्पीड
reduced by 8 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड इतनी रिड्यूस्ड हो गई तो इस कंडीशन में स्पीड कितनी होगी? x माइनस 8, लेकिन डिस्टेंस वही है, हमें इसी डिस्टेंस को कवर करना है, इसी डिस्टेंस को हमें ट्रेवल करना है। तो अगर हम इस वाले केस में टाइम निकालते हैं जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस्ड हो गई, तो इस वाले केस में टाइम कैसे निकलेगा? 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। क्लियर हो गया बेटा भाई? क्योंकि हमें दिया है क्वेश्चन में, इफ स्पीड इज, पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ स्पीड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इतनी स्पीड कम हो जाती है ना, तो जब कम है माइनस करेंगे, तो जब स्पीड कम हो गई, देखो यहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए अच्छी तरह समझें, ऐसे और भी क्वेश्चन आगे आएंगे और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगा, यानी जो ये वाला टाइम है ये टाइम ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? ओरिजिनल टाइम से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए ये क्वेश्चन पढ़ के मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, कितना ज्यादा लगता है टाइम? 3 आवर्स मोर। तो इसका मतलब हुआ स्पीड रिड्यूस करने के बाद जो टाइम आएगा 480 अपॉन x माइनस 8, ये टाइम कम होगा। किससे कम होगा? ओरिजिनल टाइम से कम होगा। कितना कम होगा उतना यहां पर कर दो माइनस। जो ये इक्वेशन हमने यहां पे फॉर्म करी है इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमें केवल कैलकुलेशन ही करनी है। मेन स्टेप यहां पर हो गया है ये पूरा। अब मैं बताता हूं इस तरह के केस को सॉल्व करने का मेथड, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम हमें यहां पर क्या करना है, 480 अपॉन x माइनस 8, ये वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, इज इक्वल टू -3 बनेगा। और अगर हम चाहें यहां पर तो ये 3 है, 480 से डिवाइड हो जाएगा। हम डिवाइड भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल ये ध्यान दें, यहां पर सॉल्व करने से पहले 480 को आप कॉमन निकाल दें। तो जब हमने 480 कॉमन निकाला हमें मिलेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -3। अब हमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है बेटा। अब चाहे तो हम 3 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना आएगा? 160। तो ये आप बोलिए। हाँ बेटा, ये माइनस, छोटा माइनस बन गया, थोड़ा बड़ा माइनस बना दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हमने कर लिया, 160 आ गया। और अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहां पर x माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू कितना बचा? -1, क्योंकि डिवाइड किया है ये। एनी डाउट? फिर हम इस वाले 8 नहीं, x कैंसिल होगा। फिर हम यहां पर इस x को कैंसिल आउट कर लेंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद यहां पर ये मल्टीप्लाई कर ले, 160 इंटू 8, कितना आएगा बेटा? 1280 मिल गया। मल्टीप्लाई करके मिल गया बेटा सबको 1280, और इसे हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन जाएगा -x स्क्वायर प्लस 8x। फाइनल इक्वेशन जो हमारी बनी वो क्या बनी? इन दोनों को उधर ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। बताइए, एनी डाउट?
तो सॉल्व करने का ऐसे केसेस को यही मेथड होगा, हमेशा यहां पर इसे हम कॉमन निकालते हैं क्योंकि मैक्सिमम केसेस में डिस्टेंस वही रहती है। तो यहां तक हमने इन क्वेश्चनों को कवर कर लिया और अब है बेटा बोलिए, प्रीवियस पेज लीजिए, प्रीवियस पेज ये रहा बेटा। ओके डन, गुड। तो नाउ अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे, और इससे पहले एक्सरसाइज को कवर करा जाए कुछ पॉइंट को यहां पे समझेंगे। अब हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। प्रीवियस क्वेश्चन गलत है मतलब, हाँ 3r मोर है यार, ये तो बिल्कुल सही कहा। 3r मोर है तो ये +3 होना चाहिए था ना, +3 +3 +1। अब यहां से चेंज कर दो यार, क्लियर बेटा, वो मोर था। यहां पर जो टाइम दिया है ये टाइम दिया था इस वाले टाइम से 3r मोर, ध्यान नहीं दिया, वहां पे माइनस लगा दिया था, तो टाइम मोर है, इसका मतलब है +3 होगा। बात सुनो सुनो, अरे एक ही बात है बेटा, इसे यहां पे ले जाओ, उसे वहां पे ले जाओ, मतलब ये स्टेटमेंट अगर सही है तो आगे पीछे करके कुछ भी सही होगा ना। खैर, तो यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1280 इज इक्वल टू x² माइनस 8x, तो यहां पर आएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब सही है इक्वेशन, वो वहां पर टाइम मोर था, यानी इसमें +3 होना चाहिए था, हमने इसे माइनस कर दिया था। ठीक है, कर लिया बेटा नोट। चलिए आगे मूव करते हैं। और तो मैं बता रहा था, अब जो हमें एक्सरसाइज करनी है इसके लिए थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम जो टॉपिक पे आ गए हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन से क्या मतलब हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, यानी यहां पर डिग्री 2 है, और अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब है एट मोस्ट यहां पर x की 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो इसे सेटिस्फाई करेंगी, यानी ज्यादा से ज्यादा x की 2 वैल्यू हो सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगी, उनसे कम भी हो सकती हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है हमें यहां पर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू को फाइंड करना जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब यह है कि नॉर्मली राइट हैंड साइड में अगर 0 होता है तो x की वैल्यू को लगाने के बाद ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, या कुछ भी दिया है राइट हैंड साइड में उसके इक्वल हो जाए। तो अब हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, इसके लिए हम कुछ मेथड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 को पूरा करेंगे, ये मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलावा दो मेथड और भी होते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो उन मेथड को भी पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हमें 4.2 को कवर करना है तो इसीलिए सबसे पहले जानते हैं ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन करेंगे आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 पे एंट्री मार दो और फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें निकालना है रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने नोट कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये समझो पहले कि रूट्स क्या होता है, बहुत छोटी सी टर्म है रूट्स। रूट्स का मतलब ये हुआ वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब अगर हमें यहां पर इसके रूट्स निकालने हैं तो हमें x की ऐसी वैल्यू को निकालना पड़ेगा जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और क्योंकि यहां पर डिग्री 2 है, इसका मतलब है मैक्सिमम इसके कितने रूट हो सकते हैं 2। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 2 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रूट डिपेंड करते हैं डिग्री पर और यहां पर डिग्री है 2। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने का मतलब है यहां पर हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। सभी को आता है? अरे वाह। तो 10 के फैक्टर करके हमें यहां पर 3 लाना है। मैं भी जल्दी से कर देता हूं। माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर x को हमने कॉमन निकाला, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमने यहां पे बना दिए, एक फैक्टर बना x प्लस 2 और एक फैक्टर बना x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहां पर इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, अभी समझो थोड़ा सा पॉइंट। अगर ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो उसका क्या मतलब हुआ, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। क्योंकि अगर ये पूरा 0 हो जाता है तब भी मल्टीप्लाई करके 0 मिलेगा, और ये अगर पूरा 0 हो जाता है तब भी मल्टीप्लाई करके हमें 0 ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वेट कर देना है। ईदर यहां पे हम लिखते हैं ईदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके हमें x मिलेगा -2 और इसे सॉल्व करके हमें x मिलेगा 5। यानी x की वैल्यू कितनी आई, एक वैल्यू आई है -2 और एक वैल्यू आई है 5। यही दोनों वैल्यू इस इक्वेशन का रूट कहलाएंगी। क्योंकि अगर हम -2 यहां पर रिप्लेस करेंगे तो ये पूरा 0 बनेगा, और 5 को अगर यहां पे रिप्लेस करा जाएगा तब भी ये क्या बनेगा, 0। तो यही मतलब होता है रूट का वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कोई डाउट? सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। बहुत सिंपल लग रहा होगा चैप्टर, अभी तक कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आगे अभी एक आध कंसेप्ट आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 12 के फैक्टर करके x लाना है, कितने बनेंगे फैक्टर यार, 4x और क्लियर है ना। 4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा है। यहां से 2x को कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद ये x प्लस 2 मिलेगा, -3 कॉमन निकालना, ये x प्लस 2 आएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। दो फैक्टर मिल चुके हैं, एक फैक्टर आया है x प्लस 2 और जो सेकंड फैक्टर आया दैट इज
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से वही लिखना है, इधर ये 0 और ये 0 दोनों को 0 पुट कर देना। x की दो वैल्यू आएगी, एक x आएगा -2 और एक x आएगा -2 और एक x आएगा बेटा कितना आएगा 3/2। तो दो रूट्स हमें यहां पर मिल गए, x -2 एंड 3/2। मतलब इन दोनों को अगर हम इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो हमें इक्वेशन 0 मिलेगी, राइट हैंड साइड मिलेगी जो भी है। थर्ड वाला पार्ट रूट लगा हुआ है, इसमें जरूर करेंगे पार्ट को ये वाला हम। ओके, कैसा लग रहा है चैप्टर बेटा? आसान ही है, मुश्किल तभी तक है जब तक नहीं पढ़ा है। जिस दिन पढ़ लिया उस दिन आसान ही लगेगा। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। प्रोसेस मेथड वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, √2 × √2 2 × 5 10 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि 7 आ जाए। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि 7 आ जाए। तो इसके फैक्टर बनेंगे 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद की कहानी तो तुम्हें मालूम है ना। x को अगर हम यहां पर कॉमन निकालते हैं तो ये 2√x + 5 आएगा। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, जो ये वाला 2 है इस वाले 2 को हम स्प्लिट कर सकते हैं √2 × √2 में, इसलिए कॉमन क्या आ सकता है यहां पर, क्लियर और नॉट। तो ये हमने दो फैक्टर फॉर्म कर लिए। फर्स्ट फैक्टर इज √2x + 5 एंड सेकेंड फैक्टर इज x + √2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर को 0 पुट कर लीजिएगा। एक x आपको मिल जाएगा माइनस का 5/√2 और दूसरा कितना मिलेगा -√2। एनी डाउट? वैसे कोई डाउट वाला काम यहां पे नहीं था। जल्दी से आते हैं, फोर्थ पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इक्वेशन है 2x² -x + 1/8 इज इक्वल टू 0। देखिए 1/8 यहां पे आ रहा है, तो फर्स्ट वाला स्टेप हम क्या कर लें, सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नीचे से 8 को हटा दो, या ऐसा भी तो कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 वैसे ही हट जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 8, तो हमने यहां पर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया 8 से। 16x² -8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर, और वैसे हम देख सकते हैं यार मिडिल टर्म चाहे तो आप स्प्लिट कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। वैसे ही होल स्क्वायर बन रहा है, यहां पर किसका होल स्क्वायर बन रहा है, अरे ये पढ़ा था 9th में। इसे लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × a × b, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो क्या बना, a² -2ab + b²। इसे हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, यानी 4x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का आएगा, तो ये बीच में माइनस है। 4x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे मिलेगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/4। दूसरी वैल्यू की अगर हम बात करें तो दूसरी वैल्यू भी तो यही रहेगी, क्योंकि 4x - 1 का स्क्वायर था। इसे दो बार लिखेंगे, दोनों को 0 पुट करा तो दोनों में 1/4 ही मिलेगा। तो यहां पर हमने देखा इस वाली इक्वेशन में केवल एक ही रूट आ रहा है,
केवल एक ही वैल्यू ऐसी है जिसे रिप्लेस करके ये पूरा जीरो बन जाएगा, यानी इसका केवल एक ही रूट होगा। तो मैंने बताया था जितनी डिग्री है मैक्सिमम उतने जीरो होते हैं या रूट होते हैं। पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था जीरो, यहां पे टर्म आ गई रूट। तो डिग्री अगर यहां पर 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा यहां पर केवल एक ही तो रूट आया 1/4। ओके बेटा, फिफ्थ पार्ट बोलो। हाँ बोलो बेटा, मिल्टन स्प्लिट करोगे तब भी आपको यही मिलेगा। इसके फैक्टर क्या होंगे? -4x -4x निकाल के देखो, सेम चीज आएगी ना। अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है तो इससे कर लो, अदरवाइज मिल्टन से कर लो, आंसर दोनों में से मिलेगा। ओके हाँ जी, एक पार्ट रह गया है, फिफ्थ पार्ट, इसे कवर करते हैं। 100x स्क्वायर -20x एंड +1। देखिए मिडिल टर्म जो है उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, और यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये भी एक होल स्क्वायर बन रहा है। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? 10x -1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर बन गया तो इसे हम लिख सकते हैं फिर से चाहो तो दो फैक्टर की फॉर्म में, 10x -1 10x -1, दोनों फैक्टर को हमने जीरो पुट करा, कितना मिलेगा? 1/10 1/10। एनी डाउट यहां तक बेटा? एनी डाउट? मतलब क्यों प्लस का होगा? अरे क्यों प्लस का होगा ये बताओ यार। इसे हमने 10x -1 का होल स्क्वायर लिखा, अगर ये होल स्क्वायर है तो दो ही बार तो लिखोगे से, a स्क्वायर -b स्क्वायर थोड़िया बन रहा है, कोई होल स्क्वायर बन रहा है यार। क्लियर? जल्दी बताइए, जल्दी रिप्लाई कीजिए बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? ओके हाँ आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है पढ़िएगा क्या लिखा है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। अब एग्जांपल 1 जो है यहां पर जो प्रॉब्लम दे रखी है इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब वही है कि x और y निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो रिलेशन है ये रिलेशन एग्जाम्पल 1 से है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल 1 पे आना होगा, पेज नंबर 71। देखा बेटा, पेज नंबर 71। चलिए दो प्रॉब्लम है, दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को पढ़ा, इक्वेशन को भी फॉर्मुलेट कर लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है ना सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के टोटल मार्बल्स जो है वो कितने हैं? 45 हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। सिंपल है क्वेश्चन, ये मुश्किल है? तो जॉन के पास जो मार्बल थे वो हम कितने मान लें? x मान लेते हैं, और जीवंती के पास जो मार्बल है वो कितने हो जाएंगे यार? दोनों के मार्बल का टोटल कितना था? 45। तो इसके पास जो मार्बल है वो कितने हो जाएंगे? दोनों के मार्बल का टोटल कितना है? 45 है। तो एक के मार्बल अगर x है, दूसरे को निकालने के लिए 45 में से माइनस कर दो ना। सपोज करो दोनों के मार्बल का टोटल 100 है,
एक के पास 30 है, दूसरे के पास कितने बचे? क्या करोगे? 100 में 30 माइनस करोगे नहीं करोगे? वही करा। अब दोनों ने 3 मार्बल को लॉस्ट किया, लॉस्ट कर दिया। तो जब क्या बेटा? हाँ लॉस्ट, अभी मैं लिख रहा हूं ना, अभी लॉस्ट करे नहीं है, अब लॉस्ट करने जा रहे हो। देखो, तो दोनों ने जो है मार्बल को लॉस्ट करा। कितने कितने मार्बल को लॉस्ट करा? 5 मार्बल्स। तो इसने 5 मार्बल को लॉस्ट करा x माइनस 5, और इसने 5 मार्बल को लॉस्ट करा 45 माइनस x माइनस 5। तो इस कंडीशन में दोनों के पास जितने भी मार्बल्स होंगे उनका प्रोडक्ट है 124। कितना आएगा ब्रैकेट को सॉल्व करके बेटा? ये वाला x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। इक्वेशन को फॉर्म कर लो, बताना फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो बेटा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉल्व करने के लिए क्या करना है? अरे फैक्टर बनाने हैं। 324 के फैक्टर बनाओ जिससे कि 45 आ जाए। ये फाइनल आंसर है। सॉल्व नहीं करना कैसे? हाँ, क्वेश्चन ये तो एग्जाम्पल 1 दिया है ना, हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब इसे सॉल्व करेंगे यार। 324 के फैक्टर बना के 45 लाना है, इसका प्रोसेस सबको पता है बेटा। 324 के हम ऐसे करके प्राइम फैक्टर बनाते थे, और उन फैक्टर को बनाने के बाद इस तरह से अरेंज करा जाता था कि प्लस या माइनस करके हमें माइनस का 45 मिल जाए। अभी भी किसी को नहीं मिले फैक्टर, मुझे लग रहा है। अभी बेटा मैंने बनाई दिए हैं, इसमें देखो तो ये मैंने बना दिए हैं प्राइम फैक्टर, और इन प्राइम फैक्टर के बाद अब हमें इन प्राइम फैक्टर को अरेंज करना है जिससे कि हमें 45 मिल जाए। तो 9 इंटू 4 हो गया 36, और 36 और 9 हो गया 45। सही है। तो इसके दो फैक्टर बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। बोलिए बेटा। नहीं, प्लस नहीं आएगा बेटा। ये देखो, ये माइनस का 200 होगा तो ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी मैं समाधान कर दूंगा इसके बाद, ठीक है? 2 मिनट के बाद। हाँ बिल्कुल सही है। तो बेटा ये दो फैक्टर हमारे बन चुके हैं। दोनों फैक्टर को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमें एक मिला x और एक हमें मिला, एक x मिला हमें 9 और एक x मिला हमें 36। अब ये बताइए दोनों वैल्यू x की पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब दोनों वैल्यू सही होनी चाहिए। तो यहां पर अब समय आ गया है केस को बनाने का। केस कैसे बनाएंगे सुनिएगा। अगर हम यहां पर मानते हैं कि x 9 है, तो इसके पास, जॉन भैया के पास कितने मार्बल होंगे?
और इसके पास कितने मार्बल होंगे? 45 माइनस 9 यानी 36। ये तो हो गया फर्स्ट वाला केस। अब इसके बाद सेकंड वाला केस बनाओ। जब x यहां पर 36 हो जाएगा तो इसके पास मार्बल कितने हो गए? और इसके पास मार्बल हो गए हैं कितने? 45 माइनस 36 यानी कि 9। तो यहां पर हमने देखा दो केस बन चुके हैं और इन दो केसेस में जॉन के पास इतने मार्बल, इसके पास इतने मार्बल, या जॉन के पास 36 मार्बल और इसके पास 9 मार्बल्स। बताइए बेटा, कोई डाउट? एनी डाउट? ओके